अब पार्ट क्या है हमारा, तीसरा पार्ट है हमारा। इसमें हम क्लास 10th की 11th और 12th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो चीज़ें हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एज ए इम्पोर्टेंट प्लेस इन ए मॉडर्न सोसाइटी। It is a controllable and convenient from the energy of variety of uses of home, school, hospital, industry and so on। मतलब आज की मॉडर्न लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो कंट्रोल किया जा सकता है, यूज करना इजी होता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज घर, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री और इंडस्ट्री में किया जाता है। Electric current is carried by the moving electrons through a conductor. By convention, electric current flow in the opposite direction to the movement of electrons। जब इलेक्ट्रॉन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी कंडक्टर मतलब वायर या किसी भी मेटलिक पाथ में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। लेकिन कन्वेंशनली मतलब पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मानी जाती है। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दे आर वेरियस यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हीटिंग इफेक्ट होता है, जो हीटर, बल्ब, आयरन प्रेस जैसे डिवाइस में यूज होता है। आगे है हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू द पार्टिकल्स एरिया इन यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो का रेट होता है, यानी कितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो पहले जब लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे तब करंट को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता था। तो क्या हुआ, जो जानते नहीं थे तो उसे किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे मेटलिक करंट को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज के रूप में देखा जाता था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Conversely, in the electric current of the direction of electric current is taken opposite to the direction of the flow of current, negative charge। क्या हुआ, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन माना जाता है। तो आगे हम एसआई यूनिट समझेंगे क्या होती है इसकी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलम्ब which is equivalent to the charge contains nearly 6 into 1018 electrons। और अम्पायर क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द करंट कॉल्ड अम्पायर। मतलब जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस किया जाता है उसे अम्पायर कहते हैं। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट, किसके नाम पर पड़ा है? एंड्रे मार्ले एम्पेयर, उसके नाम से इसे डिनोट किया जाता है। अम्पायर क्या होता है? अम्पायर एमीटर क्या होता है बाद में चलेंगे। पहले 1 एम्पायर इज कंस्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कोलम्ब इज चार्ज पर सेकंड। 1 क्या है? पर सेकंड में चलता है। 1 एम्पायर मतलब एक सेकंड में कितना करंट फ्लो हुआ उसे कहा जाता है। तो बात है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन द मिली एम्पायर। जो सबसे छोटी क्वांटिटी जो एक्सप्रेस की जाती है वो मिली एम्पायर के नाम से की जाती है, जो 10-3 A। और माइक्रोमीटर 1 जो मिली एम्पायर है उसे 10-6 A। एमीटर ए इंस्ट्रूमेंट है जो एमीटर कहलाता है,
इलेक्ट्रिक करंट इज करंट, मतलब एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज ऑफ सर्किट थ्रू द विच आर करंट इज मेजर्ड। ये हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज do not flow in copper wire by themselves. The electrons move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor. मतलब क्या है, कोई भी चार्ज अपने आप किसी वायर में मूव नहीं करता जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय ए बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी या सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जो चार्जेस को मूव करने का काम करता है। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स टू द सेल एवन नो करंट इज ड्राउन फ्रॉम इट। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जो एनर्जी जनरेट करता है और करंट फ्लो होने लगता है। When the cell is connected to the conducting current, the potential difference the charges in the motion is conducted and the product the electric current। अगर सर्किट में करंट फॉलो करवाना हो तो बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी यूज करती है। In order to maintain the current is given electricity, the cell is expends its chemical energy store in it। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता है। वर्क डन बाय चार्जेस, कितना वर्क किया गया और कितने चार्ज में। एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसे वी से नाम दे, जिसका नाम है आफ्टर अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम से पड़ा, जो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। वोल्ट, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट की जो करंट कैरिंग की जाती है कंडक्टर में। जब 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाता है, मूव ए चार्ज 1 कॉलम फ्रॉम एक पॉइंट से टू अदर तक। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। द वोल्ट मीटर को जो हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है। 1827 में क्या हुआ, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जीरोज सिमोन ओम, जो 1787 से 1845 में रहे। उन्होंने फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द फॉलोइंग मेटलिक वायर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। मतलब 1827 में जर्मन साइंटिस्ट जीरोज सिमोन ओम ने ये पता लगाया कि किसी मेटलिक वायर में करंट आई और उसके दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of the metallic wire current flow is directly proportional to the current flowing through its provided by temperature remain the same. This is the called ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, देख सकते हैं हम यहाँ पर, जो हमारा दिखाया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिखा रखा है, और जब इन दोनों को बाय कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कांस्टेंट रहेगा ये है। और आर या वी क्या हमारा आई आर के बराबर है। आर इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटलिक वायर एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब आर जो प्रतिरोध है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम फ्लो करेगा। मतलब जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मतलब आर को इंक्लूड करता है। और क्या है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होता है जो करंट फ्लो को अपोज करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। एग्जाम्पल, अगर एक पतली वायर यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर एक मोटी वायर यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा।
तो इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ऑफ resist the flow of charge through it. Its SI unit is ohm, represented by the Greek letter W. Variable resistance, a component used to regulate current without changing the voltage source, is called the variable resistance. Rheostat in an electric circuit, a device rheostat is often used to change the resistance in the current. तो क्या है आर जो क्या फैक्टर हैं, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीमीटर रीडिंग डिक्रीज to 1/2 when the length of the wire is doubled. The ammeter reading is increased when the thicker wire of the same material of the same length is used in the circuit. A change in the ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used. On applying ohm, we observe resistance of the conductor depends on its length, the area of cross section और nature of its material. तो ये हमने बात की थी. तो क्या है, प्रिसाइज मेजरमेंट है सीन द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहाँ पर आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट इज द आर आई ए और आर इज इक्वल टू पी आई ए बाई ए. तो वेयर जो रो है इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल एंड इज द called the electricity resistivity of the material of the conductor. SI unit, the SI unit of resistivity is Ohm's law. Ohm's law, it is a characteristic property of material. मतलब क्या है, जो the metal and alloy very low resistivity in the range of 10-8 ohms meter to 10-6 ohm meter. These are good conductor electricity. Insulator like rubber and glass have resistivity of the order of 10 की power 12 to 10 की power 17 ohms law. Both are the resistant and resistivity of material vary with temperature. मतलब resistivity एक material की प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि वो कितना अच्छा और ख़राब कंडक्टर है. जिसका resistivity कम होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा. कंडक्टर जो बिजली के सुचालक होते हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये दिखा रखे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंस है जो 20 डिग्री सेल्सियस तक के दिखा रखे हैं. तो देख सकते हैं हम यहाँ पर अलग अलग सिल्वर दे रखा है, ये रेजिस्टिविटी दे रखी कितनी रुकावट है, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीशियम, इसकी कितनी कितनी रेजिस्टिविटी दे रखी है हम देख सकते हैं. साइड में अलॉय देख सकते हैं. अलॉय क्या है, अलॉय एक मिक्सर धातु होती है जो रेजिस्टेंट वाला कंडक्टर होता है. जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन अलॉय ऑफ CuNi मैग्नीशियस, अलॉय ऑफ CuMnNil निक्रोम, अलॉय ऑफ NiCrMn एंड F. तो ये सारी इसकी दे रखी है. तो निक्रोम NcCrMnFe ये मिक्सचर है. कंस्ट्रक्शन कूनी मिक्सचर है. इंसुलेटर देख सकते हैं हम, इंसुलेटर में गिलास, हार्ड रबर, एबनोइड, डायमंड, पेपर, ये सब आते हैं. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टाट क्या होता है. वेरिएबल रेजिस्टेंस ये एक डिवाइस होता है जो करंट एज ए पार्ट ऑफ एनर्जी करंट इज कंज्यूम यूजफुल वर्क लाइक रोटेनिंग. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में पता रखिए. वेरिएबल रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है जो करंट में सर्किट में करंट के कंट्रोल करता है और बिना वोल्टेज बदले. रियोस्टाट ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है जो करंट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ होता है. रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. वायर की लेंथ, अगर वायर की लेंथ ज़्यादा होती है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का मटेरियल का
टेम्परेचर। इजी समरी में देखें तो ओम्स लॉ कहता है कि वी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है आई आर के। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता है। लंबी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। सिल्वर और कॉपर अच्छे कंडक्टर होते हैं। निकोरम जैसे अलॉय और रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं। रबर और गिलास जैसे मेटेरियल इंसुलेटर होते हैं। Rest of source energy may be expended in heat to rise to temperature of गैजेट। मतलब क्या होता है कि जब किसी में सोर्स में एनर्जी पास होती है तो जैसे हमारा फ़ोन है तो वो क्या होने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वो गर्म होने लगता है। वी ऑफ्टेन ऑब्जर्व दिस इन एवरीडे लाइफ। हम रोज़ जैसे कि हम फ़ोन लेते हैं तो पीछे उसकी गर्माश हमें महसूस होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है और वो गर्म हो जाता है लगातार उसका यूज करने से लॉन्गर टाइम तक, तो स्थिति को हम देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव होती है। इसका मतलब है कि जो कन्फिग्रेशन है रेजिस्टर्स का ओनली कनेक्ट होता है बैटरी से, और जो सोर्स एनर्जी है वो कंटिन्यूली गेट डिस्पेस एंटरली फॉर्म ऑफ हीट। वो किसके रूप में बन जाती है, जो एनर्जी होती है वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कहते हैं। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रॉन आयरन। इसका यूज भी इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन में देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन क्या है हीट की, तो तो देख सकते हैं हीट जनरेशन इन ए कंडक्टर इज ए इनविटेबल कॉन्सिक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन मैनी केसेस इज अनडिजायरेबल एंड इट्स कन्वर्ट इज यूजफुल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। तो क्या होता है कि जब करंट किसी कंडक्टर या तार से गुजरता है तो उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट होता आता है, तो इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हीट जनरेशन, जब करंट किसी वायर से गुजरता है हीट जनरेट होती है, तो कभी कभी ये लॉस होता है और क्योंकि ये यूजफुल एनर्जी को हीट में बदल देता है, पर कभी कभी ये फ़ायदेमंद भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर में ट्रांजिस्टर ओवन कैटल में इसका यूज किया जाता है। ये बात कह रखी ऊपर हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अनएविडेबल हीटिंग है वो कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपाउंडेंट एंड द अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। हैवीवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशन। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, आयरन ट्विस्टर्स, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक हीट्स एंड द यूजफुल डिवाइस ऑन बेस्ड ऑन जूल हीटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो देख सकते हैं क्या किस लिए यूज़ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट एक पतली वायर होता है जो गर्म होकर चमकाने लगता है और लाइट देता है। ये फिलामेंट टंगस्टन मेटल का होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ये मेल्ट नहीं होता। तो द हीटिंग इधर क्या कर रखा है, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज द इलेक्ट्रिक बल्ब। हेयर द फिलामेंट मस्ट रिटेन मच ऑफ द हीट जनरेट इज पॉसिबल सो दैट इट वेरी हॉट एंड emit लाइट। इट मस्ट नॉट मेल्ट एज सच हाई टेम्परेचर। टंगस्टन is strong metal with high melting point such as tungsten melting point 3380 डिग्री सेल्सियस यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। तो आगे हम देखते हैं क्या बता रखा है। इसमें क्या रखा, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट बट द स्मॉल पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएट। ठीक है, अब फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब फ्यूज का क्या यूज है। तो अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या देखो, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जैसे हम पढ़ के आए हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को और करंट से बचाता है। तो इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड एप्लीकेशन बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनडुअली हाई इलेक्ट्रिक करंट। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन द सीरीज विद डिवाइस। It consists a piece of wire made of metal of या alloy of opposite melting point of example aluminium, copper, iron, lead। इसमें एक पतली वायर होती है जो हाई करंट आने पर हीट की वजह से मिल्ट हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है ताकि कोई डैमेज ना हो। तो इट इलेक्ट्रिक दैट इज स्पेसिफाइड वैल्यू फ्रॉम
टेम्परेचर ऑफ इट्स मेल्ट एंड यूज ऑफ वायर इंक्रीज दिस मेल्ट एंड फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट। अगला हमारा है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है या डिस्प्रेशन करता है। फॉर्मूला इसका ये है, जो पावर है उसको पी कहते हैं और इक्वल टू वी इंटू आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वाट है। तो इट इज़ अ पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरी 1 A ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 V। दस इस प्रकार किलोवाट इज इक्वल टू 1000 watt। द यूनिट watt इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इज एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। इट इज इक्वल टू 1000 watt। वोट हावर, तो वोट और जब एक वाट पावर 1 घंटे तक यूज होता है तो उसका 1 वोट हावर कहते हैं। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोडक्ट बाय द पावर एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज फुल वाट हावर। तो 1 वाट हावर इज कंज्यूम्ड, वाट हावर इज 1 हावर। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट हावर, जैसे जिसे हम यूनिट भी बोलते हैं। बिजली का बिल भी इसी यूनिट से में मिलता है। तो एनर्जी इज किलोवाट, कॉमनली नोन एज यूनिट। Electricity and magnetism are linked to each other. Moving magnet can cause electric impact. In this chapter, our focus is study of magnetic field and the resultant and electromagnetic effect. Electricity and magnetism आपस में जुड़े हुए हैं। जब मैग्नेट मूव करता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ये चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के स्टडी पर बेस्ड है। Electromagnetic effect, when the electric current pass through the copper wires it produce a current magnetic effect. This is called electromagnetic effect and was introduced by the Hans Christian Ørsted. जब इलेक्ट्रिक करंट कॉपर वायर से पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। ये सबसे पहले हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया था। हैंस ओर्स्टेड क्रिस्टियन कौन थे, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ 19th century कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू कम्प्रिहेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। ओर्स्टेड एक 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाने में बड़ा योगदान दिया। इन 1820 ही accidentally discovered that when the electric current flow through a magnetic wire placed a close proximity a compact needle experience deflection। 1820 में उन्होंने एक्सीडेंटली देखा कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास हुआ तो पास रखी कम्पैक्स निडल डिफेक्ट होने लगी। Ørsted subsequent investigation proved that way of revolutionary technology like radio, television, fiber optics as a tributes to his accomplished. The unit of magnetic field strength is named after as Ørsted। मतलब इस डिस्कवरी ने रेडियो, टेलीविज़न, फाइबर ऑप्टिक्स जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ का रास्ता खोला। इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट इनका नाम पर रखा गया जिसे ओर्स्टेड कहा गया। कंपैक्स निडल, तो ए कंपैक्स निडल गेट डिफेक्टेड व्हेन ब्रोट क्लोज टू ए बार मैग्नेट। मतलब क्या है, कंपैक्स निडल एक छोटी बार मैग्नेट की तरह काम करता है। द कंपैक्स निडल एसेंशियली एक्ट एज ए मिनीचर बार मैग्नेट। द एंड ऑफ कंपैक्स निडल पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। इसके दो एंड नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग द नॉर्थ पोल एंड द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड द साउथ इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग द साउथ पोल। मतलब क्या, नॉर्थ सीकिंग पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन देखता है, साउथ सीकिंग पोल जो साउथ डायरेक्शन देखता है। आयरन फीलिंग अरेंज देमसेल्फ इन डिस्टेंस पैटर्न व्हेन इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेट एंड इट्स पैटर्न इलस्ट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस। जब मैग्नेट के पास रखी जाती है तो नीडल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में
मूव करती है। अगला है हमारा द मैग्नेटिक फोर्स एक्सटेंस यूज आयरन फॉलिंग टू अलोंग स्पेशली वे द रिजाइन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स इज डक्टिबल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के आसपास एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब आयरन फिलिंग को मैग्नेट के आसपास रखा जाता है तो वह एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो जाती है। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं इन्हें। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है दो आर कैन ऑब्टेन्ड बाय द ड्राइविंग देम्स अराउंड ए बार मैग्नेट। वो बार मैग्नेट के चारों तरफ ही फैल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्या होता है कि जो फील्ड लाइन की इमर्ज होती है फ्रॉम नॉर्थ एंड पोल एंड कन्वर्ज एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is determined by the movement of north pole at the complex needle with the inside the magnet field line go through the south pole to north pole after closing cross। फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जब फील्ड लाइन ज़्यादा क्रोड होती है वह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होती है और स्ट्रोंगर फील्ड का इफेक्ट पोल पर ज़्यादा होता है। स्ट्रोंग स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द डिग्री ऑफ क्लोजन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड लाइन्स दैट आर कर्व्ड रिप्रेजेंट ए स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रोंग फील्ड एग्जिट ग्रेटर फोर्स पुल ऑफ अदर मैग्नेटिक फोर्स नियर बाय। नो इंटरसेक्शन फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। क्रॉस्ड फील्ड लाइन एज इंटरेक्शन विल रिजल्ट द कम्प्लेक्स नियर पॉइंटेड टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ड्रा है हमारा एक पूरा जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यही है हमारा बार मैग्नेट का कंसेप्ट। ये है फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट के जो मैंने पहले पीछे बताया है। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। The shape of the conductor affect the pattern of the magnetic field formed around a electric current pass through it। जब करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो उसका आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब क्या कह रखा देखो पहले जानते हैं इसमें क्या कह रखा है। जब करंट एक सीधे वायर से गुजरता है तो उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल गोल गोल चक्कर लाइन बनाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस वायर से बढ़ाता है ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो देखो क्या था The changing the current in the copper wire affect the deflection of compact needle place a certain point. Increase the current, increase the deflection, indicating the stronger current lead to stronger magnetic field at the point. As the compact is moved farther from the wire, the deflection is the needle decrease. This indicates the magnetic field produced by the fixed करंट इज द कंडक्टर वीकनेस इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इंक्रीज। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है देखते हैं हम। तो क्या कहता है अगर तुम अपने राइट हैंड का करंट का डायरेक्शन में रखो तो तुम्हारे उंगलियों का जो कोरल होना है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो क्या कहता है Imagine holding a straight conductor that carrying current in your right hand with your thumb pointing in the direction of the current. The conductor will then be encircled by finger pointing in the direction of the magnetic field lines. This rule is called Marshall-Korsakoff rule, or this magnetic field represented around a current carrying straight wire and concentric circle. This circle expand in size as the distance from the wire increase. तो एक सर्कुलर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। अगर वायर को सर्कुलर शेप में मोड़ दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अलग होता है।
तो सिमिलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए सर्कुलर लूप आल्सो फॉलो ए पैटर्न। क्या करता देखो, the magnetic field around the circular loop due to current from a concentric circle. This circle expand in size as one move away from the wire. At the center of circular loop, this concentric circle appear as a straight line. Loop के सेंटर में straight line होती है। लूप के सेंटर में स्ट्रेट लाइन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिखाती है। लूप के बाहर at the center of the circular loop, magnetic field line becomes straight line. Applying the right hand rule and so the every segment of wire contribute the magnetic field line in the same direction within the loop. The field by the circular coil with the U-turn is the larger the field produced by a single turn. This is the field used by the span simply सेम डायरेक्शन। मतलब क्या कहा गया, लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होती है जो डिस्टेंस बढ़ाने पर वीक हो जाती है। सेम डायरेक्शन के मल्टीपल लूप होने पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाती है और स्ट्रोंग हो जाती है। आपने जैसे रोड देखी घर की, उसमें मल्टीपल लूप होते हैं, उससे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है और जो वो गर्म है हमारे पानी को कितना तेज गर्म कर देती है पता चलता है। तो एक तरह का कोयल जिसे हम कहते हैं सोलिनोइड, उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड होती है। ए सोलिनोइड रेफर टू द कोयल मेड ऑफ इंसुलेटेड पेपर कॉपर पेपर वुड क्लोजली द सिलेंड्रिकल सूप दिस सोलिनोइड एज द मैनी सर्कुलर टर्न इज रिंग बाय सिलेंडर। सोलिनोइड एक ऐसी कोयल होती है जो क्लोजली वोंड लिपटा हुआ होता है। जब करंट सोलिनोइड में फॉलो करता है तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सोलिनोइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो क्या कह रखा है देखो पूरी तरह, one of the end of solenoid behave a magnetic north pole and other end behave with the magnetic south pole. This behave is similar to the bar magnet. Inside the solenoid the magnetic field line take the form of parallel straight line. This arrangement signifying a uniform magnetic field inside the solenoid with the equal field strength at the point within it. A solenoid with a strong magnetic field has the ability to magnetize material like soft iron when placed inside the coil. This resulting magnet is the electromagnet. तो आगे हम देख सकते हैं फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके एक फोर्स लगती है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो कंडक्टर मूव करेगा। ये मूवमेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइंड होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड का थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर 90 डिग्री पर रखता है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन और थंब फोर्स और मोशन की डायरेक्शन। तो इसका यूज का होता है, एप्लीकेशन का है करंट इलेक्ट्रिक मोटर। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन से मोशन जनरेट होती है। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का यूज साउंड वेव्स बनाने के लिए होता है। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है। तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स जनरेटेड, दिस फोर्स एक्टिंग एज द कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलरली टू बोथ इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट आर म्यूचुअली perpendicular to one another as determined of Fleming's left hand rule. Device that use current carrying conductor and the magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeaker, microphone and measuring instrument. French scientist Andre Maris Ampere 1775-1836 suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force of current carrying conductor. एंड्रे मैरिस एम्पायर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सजेशन किया था कि जब एक कंडक्टर करंट कैरिंग करता है तो मैग्नेट उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। Even weak ion current within nerve cell in the human body produce magnetic field.
ह्यूमन बॉडी में भी वीक इलेक्ट्रिक करंट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। व्हेन वी टच समथिंग द नर्व ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्फ्यूज टू द रिलीवेंट मसल्स लीडिंग टू ए टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो नर्व की एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजती है जो टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। दिस फील्ड आर इनक्रेडिबली फेंट अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? Two crucial organs where significant magnetic field or production in human body, heart and the brain. Heart और brain में भी significant magnetic field होते हैं। The magnetic field generated with the human body serve as the foundation of obtaining image of different part of body। मतलब जैसे मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग का कंसेप्ट भी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है, जिसे डॉक्टर बॉडी के इंटरनल इमेज देखकर पता लगाते हैं कि डिसीज डिग्नोज करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई एंड द मेन वायर। घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और हीट इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड केबल से और हेड इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड केबल से होती है। ठीक है। और लाइव वायर पॉजिटिव और इंसुलेशन रेड होता है और न्यूट्रल वायर नेगेटिव या ब्लैक होता है। ठीक है। और इन दोनों वायर्स के बीच वोल्टेज डिफरेंस 220 वोल्टेज होता है। और मेन स्विच और इलेक्ट्रिसिटी मीटर घर की वायरिंग को कंट्रोल करता है। होम सर्किट घर के अंदर अलग अलग सर्किट होते हैं। तो द मेन स्विच कनेक्ट लाइन इनसाइड होम स्विच इलेक्ट्रिक वायरस सर्किट विभिन्न सर्किट से होते हैं। घर में 2 सेपरेट सर्किट मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। वन विद ए 15 ए करंट रेटिंग विद हाई पावर अप्लायंस गीज़र और एयर कूलर। 15 ए करंट रेटिंग वाले सर्किट हाई पावर अप्लायंस के लिए जैसे गीज़र, एसी, फ्रिज। और द अदर 5 ए करंट रेटिंग फॉर बल्ब, फैंस एक्स्ट्रा। और 5 ए करंट रेटिंग वाले सर्किट लो पावर अप्लायंस के लिए जैसे बल्ब, फैंस, टीवी एक्स्ट्रा। अर्थ वायर फॉर सेफ्टी। तो देख सकते हैं अर्थ वायर यूजुअली इंसुलेटेड इन ग्रीन्स इज कनेक्टेड टू मेटल प्लेट buried डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। अर्थ वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है, एक मेटल प्लेट से कनेक्टेड होता है जो ज़मीन में डाली होती है। इट प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर ए करंट इंश्योरिंग दैट अप्लायंस विद मेटलिक बॉडीज आर एट द अर्थ पोटेंशियल रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है जिससे अप्लायंस का मेटल बॉडी अर्थ पोटेंशियल पर रहता है और इलेक्ट्रिक शॉक्स का रिस्क कम हो जाता है। अप्लायंस आर कनेक्टेड अक्रॉस लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन सेपरेट सर्किट। लाइव्स और नेचुरल वायर पहले कनेक्टेड होते हैं ताकि प्रॉपर वोल्टेज डिफरेंस बना रहे। These are connected in parallel to maintain equal potential difference across them। हर अप्लायंस का अपना स्विच होता है ताकि उसका करंट कंट्रोल किया जा सके। Each appliance its own switch control its current। इलेक्ट्रिक फ्यूज। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए क्रूशियल कंपाउंड इन ए डोमेस्टिक सर्किट। It prevents damage to appliance circuit due to the overloading or short circuiting। Overloading can be caused by the direct contact between live and neutral wire and special voltage। Electric fuse metal joule heating in a case of excess current ब्रेकिंग द करंट एंड प्रिवेंटिंग डैमेज। फ्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है जो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है। अगर करंट लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो फ्यूज वायर हीट होने की वजह से मिल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ओवर हीटिंग होती है जब लाइव और न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली टच हो जाए और वह वोल्टेज स्पाइक आ जाए। और आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसको भी, आपको बहुत मेहनत लगी।